वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे। मैं हूं सुमेरा मिर्जा और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। पीआईए तैयारा हादसे की अबूरी रिपोर्ट कौमी असेंबली में पेश कर दी गई। गुलाम सरवर ने कहा कि हादसे की जिम्मेदार क्रू केबिन और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की भी बनती है। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर ने कौमी असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पायलट और को पायलट के जहनों पर कोरोना सवार था। सारी गुफ्तगू कोरोना पर कर रहे थे। कंट्रोलर की कॉल भी जल्दी में सुनकर कहा कि मैं मैनेज कर लूंगा। ज्यादा खुद एतमादी देखने को मिली। तैयारे के पायलट्स तिब्बी तौर पर जहाज उड़ाने के लिए फिट थे। पायलट्स ने दौरान परवाज किसी किस्म की तकनीकी खराबी की निशानदेही नहीं की। कराची एयरपोर्ट के करीब हादसे का शिकार हुआ जिसमें 99 पैसेंजर सवार थे। 8 उनमें से केबिन क्रू और कॉकपिट क्रू के लोग भी थे। मासवाए 2 के जो कि खुशकिस्मत तरीन अशखास थे जिनकी जानें अल्लाह ने महफूज रखी, वो सेहतियाब होकर अपने घरों को जा चुके हैं। 97 की शहादतें हुई। हमने उसी रात इंक्वायरी बोर्ड तश्कील दिया जो एयरफोर्स के 3 सीनियर तरीन और चौथे सिविल एविएशन अथॉरिटी के 1 सीनियर तरीन अफसर थे। ये बोर्ड उसी दिन शाम को नोटिफाई होते ही रात कराची पहुंच गया और रात ही से उसने अपनी इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया। जनाब स्पीकर, बदकिस्मती से ये पहला वाक़या नहीं है। पाकिस्तान मार्ज़ वजूद पे आने से 72 साल हो चुके हैं। इन 72 सालों में 12 वाक़यात हुए और इन 12 वाक़यात की कभी भी बर वक्त ना कोई इंक्वायरी हुई, ना उसकी रिपोर्ट आई, ना पब्लिक हुई, ना लोग जान सके कि इस हादसे की वजूहात क्या थी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीआईए तैयारा हादसे पर हुकूमती रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए आजादाना तहकीकात का मुतालबा कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने ट्वीट में कहा कि इमरान खान तो कहते थे कि रेल के हादसे पर रेल के वजीर इस्तीफा दें, जबकि जहाज हादसे पर वजीर हवाबाजी को हटा देना चाहिए। अब वो तैयारा हादसे का इल्जाम पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पर लगा रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि हादसे का शिकार होने वाले को मोरद इल्जाम ठहरा कर कुर्बानी का बकरा बनाने का सिलसिला बंद होना चाहिए। पीआईए तैयारा हादसे की आजादाना तहकीकात चाहते हैं। पीआईए के 400 पायलट्स में से 150 पायलट्स के मुबैना जाली लाइसेंस का इंकशाफ हुआ। इन तमाम पायलट्स को सेफ्टी के लिए खतरा करार देते हुए फहरिस्तें तलब कर ली गई हैं। हुकूमत ने तमाम पायलट्स की तफसीलात तलब कर ली हैं। मुबैना तौर पर जाली लाइसेंस पर तैयारे उड़ाने वाले पायलट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला कर लिया गया। एयर मार्शल अरशद मलिक ने लीगल और फ्लाइट ऑपरेशन टीमों को तलब कर लिया है। दूसरी जानिब बगैर काम तनख्वाहें लेने वालों के खिलाफ घेरा तंग करते हुए कौमी एयरलाइन के 4 पायलट्स को नौकरियों से फारिग करने का फैसला कर लिया गया है। 1.5 साल में कोई भी फ्लाइट ऑपरेट न की और तनख्वाहें लेते रहे। खातून पायलट का बैरून मुल्क मुलाजमत के साथ पीआईए से तनख्वाह लेने का भी इंकशाफ हुआ है। खातून पायलट ने कौमी एयरलाइन के खर्च पर जहाज की तरबियत हासिल की और सर्टिफिकेट लेकर टर्की चली गईं। कराची तैयारा हादसा में जाँ बहक होने वाले अफराद की मैयतें बगैर शनाख्त के फुर्सा को दिए जाने का इंकशाफ हुआ है। डीएनए की नाकिस रिपोर्ट्स का पूल खुल गया। फ्लाइट स्टीवर्ड अब्दुल कयूम अशरफ के अहले खाना को दी जाने वाली मैयत किसी और की थी। कराची तैयारा हादसा में फ्लाइट स्टीवर्ड अब्दुल कयूम अशरफ के घर जो पहले मैयत पहुंचाई गई वो किसी और की थी। पीआईए ने फ्लाइट स्टीवर्ड के रिश्तेदारों को आगाह कर दिया। रिश्तेदारों को कहा गया कि अब्दुल कयूम की मैयत पहले वाली नहीं, वो किसी और की थी। डीएनए मैच नहीं हुआ था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि मशरकी पाकिस्तान के टूटने से सबक नहीं सीखा गया। मार्शल लॉ अगर पीपल्स पार्टी को खत्म ना कर सका तो कोई किसी को खत्म नहीं कर सकता।
ہم اپنی اپنی باری دے کر آئے ہیں لیکن پھر واپس یہیں پر کھڑے ہیں۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے سعد رفیق نے حکومتی بینچوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ ہم نے آپ کو نہیں گرانا، ہم کوئی عدم اعتماد نہیں لا رہے۔ سچ بات یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے، آپ کس خمار میں ہیں؟ 2/3 اکثریت کا کیا حشر ہوا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ تو کہ نشستن گفتن برخاستن، یہ تہمت ویسے تو ماضی میں بھی ہر حکومت پہ ہر ایوان پہ لگتی رہی ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ جتنا بے توقیر اس ایوان کو عمران خان صاحب کی حکومت کے دور میں کیا گیا، اس کی کوئی نظیر اس سے پہلے نہیں ملتی۔ ہم یہاں یہ درست کہا، ایک پی ٹی آئی کے کسی دوست نے بھی یہ بات کی، میری بہن نفیسہ شاہ صاحبہ نے بھی ابھی بات کی، ہم یہاں پہ ایک دوسرے کے گریبان پھاڑنے تو نہیں آتے، ایک دوسرے کی بے عزتی کرنے کا مینڈیٹ لے کے تو ہم یہاں نہیں آتے۔ لوگوں نے ہمیں اس لیے ووٹ تو نہیں دیا کہ ہم ہر وقت ایک دوسرے کے اندر کیڑے ڈالیں، کیڑے نکالیں۔ تنقید کرنی چاہیے، تنقید ہونی چاہیے، لیکن تنقید تو تب کرے جب کوئی سننے والا ہو، کوئی بات پہ عمل کرنے والا ہو، کوئی تجویز لینے والا ہو۔ ایسا کوئی بندوبست یہاں موجود نہیں ہے۔ ٹھیک کہا ہے یہاں پہ نفیسہ شاہ صاحبہ نے کہ ایک ایسے وقت پہ جب ہم ایٹ وار ہیں، افواج کام کر رہی ہیں، جوڈیشری کام کر رہی ہے، ہیلتھ کیئر والے جو ہیں وہ دن رات کام کر رہے ہیں، ریسکیو والے، پولیس کام کر رہی ہے، آپ نے پارلیمنٹ کا لاک ڈاؤن کر دیا۔ ویسے تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے بہت بڑے بڑے اعزازات حاصل کیے ہیں پاکستان کی تاریخ میں، لیکن جو کمال کیا ہے وہ یہ کہ آپ نے وہ وعدے کیے اور وہ نعرے لگائے جن کی تکمیل کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آپ نے 90 دن میں کرپشن ختم کرنی تھی، آپ نے 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی، آپ نے 50 لاکھ گھر بنانے تھے، آپ نے سارے چوروں کو، اور ظاہر ہے کہ سارے چور بقول آپ کی اپوزیشن میں ہیں، ان کو الٹا لٹکا کے ان کے پیٹ پھاڑ کے اس میں سے قومی دولت نکالنی تھی، اور آپ نے پاکستان میں انصاف کا دورہ کر دینا تھا۔ یہ تھا آپ کا سلوگن، اور آپ نے پاکستان کی اکانومی کو رائز کرنا تھا، اور آپ کے لیڈر فرماتے تھے اور بار بار یہ بھاشن دیتے تھے کہ جب غربت بڑھ جائے تو سمجھ لو کہ وزیر اعظم چور ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے اور وہ باقاعدہ نقلیں اتارتے تھے کہ کشکول لے کر پھرتے ہیں اور مجھے شرم آتی ہے، میں تو خودکشی کر لوں گا۔ اللہ نہ کرے وہ کبھی خودکشی کریں، لیکن آپ نے پاکستانی قوم کو خودکشیوں پہ مجبور ضرور کرتی ہے۔ آپ مراد سعید نے انکشاف کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کے 7 MNAs نے ان سے NRO مانگا۔ ایک MNA اسمبلی میں بھی بیٹھا ہے۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے مراد سعید نے کہا اگر ان کا جائے تو اسٹیٹس کو کا ساتھ نہیں دوں گا۔ دلائل کی بجائے ذات پر حملے کرتے مصمت ہے۔ میری تقاریر دیکھ لیں، میں نے کسی کی ذات پر حملہ نہیں کیا، میں ذاتی حملے نہیں کر رہا، دلیل سے بات کرنے کا حامی ہوں۔ اور پاکستانی قوم کے خزانے کو جتنا بچا سکتی تھے اس کی کوشش کی، اور فرسودہ نظام کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی۔ جب اس کے اوپر بات نہیں ہو سکتی، جب سٹیٹسٹک نہیں ہوتے، جب دلیل نہیں ہوتی اسپیکر صاحب، تو ذات کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں۔ 24 سال سے ان کے حملے ختم نہیں ہوئے، اور لیڈر کے عزم میں، ان کے ارادے میں، ان کے اصولوں میں کمی نہیں آئی، انہوں نے اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا۔ اسپیکر صاحب، میں جب اس پارلیمنٹ میں آیا، یہاں پہ پچھلے پارلیمنٹ کی بھی چند ممبران بیٹھے ہوئے ہیں، معزز ممبران بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسپیکر صاحب، میں جب 2013 میں اس پارلیمنٹ کا رکن بنا تو یہی حکومت میں تھے اور اپریشیٹ کر رہے تھے، میں ان کو بڑا اچھا پارلیمنٹیرین لگ رہا تھا، 3 سال تک تعریفیں ہو رہی تھی اسپیکر صاحب۔ لیکن 2016 میں پہلی دفعہ اس ایوان کے اندر میری ذات کو نشانہ بنایا گیا اسپیکر صاحب، میری فیملی کو۔ اور میں آج ریپیٹ کرتا ہوں، اور آج اسپیکر صاحب میں ریکویسٹ کروں گا کہ پچھلے 7 سالوں میں میری جتنی تقریریں ہیں سخت ہو سکتی ہے، تنقید ہو سکتی ہے، لیکن اس میں اپوزیشن کو جو سب سے سخت ترین تقریر لگ رہی ہے اسپیکر صاحب، آپ کو بتا دے اور چن کے اس میں سے الفاظ نکالے، آپ کو اس میں ایک لفظ نہیں ملے گا کہ کسی کی ذات کو میں نے نشانہ بنایا ہو۔ وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی وزراء کے درمیان پیدا ہونے والے اختلافات کو ختم کرانے کے لیے متحرک ہو گئے ہیں۔ ان سے فیصل وادہ، شاہ محمود قریشی اور اسد عمر نے ملاقات کی۔
वज़ीर आज़म इमरान से वफाकी वज़रा की मुलाकात में काबीना इजलास में होने वाली बदनज़मी पर गुफ्तगू की गई। असद उमर और शाह महमूद कुरैशी ने अपने अपने मौक़िफ़ से वज़ीर आज़म को आगाह किया और वजाहत पेश की गई। दूसरी जानिब असद उमर और फवाद चौधरी के दरमियान भी अहम मुलाकात हुई, जिसमें गुज़िश्ता काबीना इजलास में होने वाली बहस पर गुफ्तगू की गई। मुआविन खुसूसी उस्मान डार भी मुलाकात में शरीक थे। फवाद चौधरी ने इस मुलाकात में असद उमर को अपने इंटरव्यू से मुतालिक वजाहत पेश की। दोनों वज़रा ने अपने दरमियान गिले शिकवे ख़त्म करने पर इत्तेफाक किया। हुकूमती वुज़रा के बयानात से इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। वुज़रा ने वज़ीर आज़म को मुश्किल में डाल दिया। पंजाब असम्बली में हुकूमती अरकान फवाद चौधरी के दिफा में सामने आ गए और कहा कि PTI एक ख़ानदान है और ख़ानदान में इख्तलाफात तो हो ही जाते हैं। देखते हैं शुएब हाशमी की ये रिपोर्ट। फवाद चौधरी के हालिया बयान ने वज़रा की नाराजगी का खुलकर अहवाल बयान कर दिया। पंजाब असम्बली के हुकूमती अरकान फवाद चौधरी के दिफा में सामने आ गए। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान का वफाकी वजीर फवाद चौधरी के बयान पर कहना है कि हम सब एक खानदान की तरह हैं और खानदान में इख्तलाफ हो जाते हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम सारे एक फैमिली की तरह हैं और फैमिली में इख्तलाफ भी हो जाते हैं, आपस में बहन भाइयों में भी हो जाते हैं और घरों में भी हो जाते हैं, लेकिन उसका तरीकाकार ये होता है कि हम घर की बातें घर में करते हैं। तो मेरी सारे भाइयों से गुजारिश है, वो जिस भी पॉइंट ऑफ व्यू से रखते हों अपना ज़हन, उनको बात ज़रूर करनी चाहिए, हक सच की बात करनी चाहिए, पूरी जो दिल में हो वो बात करनी चाहिए, लेकिन अंदर घर के अंदर करनी चाहिए। सूबाई वजीर हायर एजुकेशन यासर हमायूं ने कहा कि फवाद चौधरी अपने दिल की बात कह देने वाले आदमी हैं। जमहूरियत में ऐसे बयानात आ जाते हैं। बेसिकली फवाद साहब वोकल आदमी है और असल में डेमोक्रेसी में इतने बड़ा मसला होता नहीं, क्योंकि यहाँ पे रवाज नहीं है, इसलिए हमें अजीब लग रहा है, लेकिन मुस्तकबिल में ये बातें होती रहेंगी, कोई इशू नहीं। जाहिर है जब से हुकूमत बनी है तब से यही कह रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है। मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली सुहेब ने भी फवाद चौधरी के बयान पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। जनाब हुकूमत तो नालायक है, अब क्योंकि इनको पता लग गया MNAs को कि जो हमने और इनके MPs को कि जो इन्होंने तब्दीली का नारा लगाया था वो टोटली फेल हो चुका है। और अल्लाह के फजलो करम से अगर हुकूमत नहीं जाएगी, जो इन्होंने सरकारी मुलाजमीन बाकी जो सारी इन्होंने अवाम का बेड़ा गर्क कर दी है, तो अल्लाह के हुक्म से वो इनको खुद घर भेजेंगे, और अगर नहीं भेजेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम इनको घर दरवाजे पे इनको पहुंचा के आएंगे। वज़रा की जानब से इख्तलाफी बयानात का सिलसिला न रुका तो मुस्तकबिल में हुकूमत को नाकाबिल तलाफी नुकसान हो सकता है। शुएब हाशमी, TV टुडे, लाहौर। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ भी नैब रेडार पर आ गए। नैब लाहौर ने ख्वाजा आसिफ को 26 जून की सुबह 11 बजे तलब कर लिया। रुकन कौमी असम्बली ख्वाजा आसिफ को कैंट हाउसिंग सोसाइटी सियालकोट केस में तलब किया गया है। ख्वाजा आसिफ पर इल्जाम है कि उन्होंने मौजूदा जमीन से ज्यादा फरोख्त कर दी। ख्वाजा आसिफ पर इख्तियारात से तजावुज करने का भी इल्जाम है। केस में ख्वाजा आसिफ के अहले खाना भी शामिल है। फैसलाबाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली राजा रियाज अपनी हुकूमत पर फट पड़े। कहते हैं PTI की हुकूमत से पहले जो करप्शन 10,000 की थी वो आज 30,000 पर पहुंच गई है। MNA राजा रियाज ने एक इंटरव्यू में कहा कि तमाम मामलात पर ब्यूरोक्रेसी की बालादस्ती हो गई है, मशीरों का कोई हल्का नहीं। जिस दिन हुकूमत गई ये टची केस उठाकर चले जाएंगे। इलेक्शन में सियासतदानों को जाना है, वो खुद हर रोज अपने डेरे पर बैठते हैं, मालूम है लोग कितना नाराज हैं। अगले इलेक्शन में हमसे बहुत बुरा सलूक होगा। कोरोना से ज्यादा मुतासिरा लाहौर के 7 इलाकों को आज मुकम्मल सील कर दिया जाएगा। DHA, गुलबर्ग, गुलशन रावी, गार्डन टाउन, फैसल टाउन, मॉडल टाउन और वॉल्ड सिटी आज रात 12 बजे से 1 हफ्ते तक के लिए मुकम्मल बंद रहेंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं मार्केट्स में SOPs पर अमल नहीं हो रहा। लाहौर और रावलपिंडी में सबसे ज्यादा केसेस सामने आए हैं। SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। चाहते हैं मईशत भी चले और कोरोना का फैलाव भी रुक जाए। हमने कुछ एरियाज लाहौर के बंद किए, मज़ीद हम एरियाज एक्सपैंड कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे पास फिगर्स आई पिछले दिनों उसमें कुछ इलाकों में हालात बेहतर हुए और कुछ इलाकों में हालात जो है वो ख़राब हुए। और जो ख़राब इलाके, जिन इलाकों में ज़्यादा बड़े हैं मरीज़, उनमें हमने अगले फॉर 1 वीक कंप्लीट गुलबर्ग बंद हो रहा है, मॉडल टाउन मुकम्मल तौर पे, फैसल टाउन, गार्डन टाउन, DHA, गुलशन रावी और वॉल्ड सिटी, ये वो 7 इलाके हैं जिसमें केसेस
آپ دیکھیں نا، جب آپ ہم کیسز کی ٹیسٹ کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے اب کیسز کے نمبر آ رہے ہیں، تو ان کیسز کی جو تعداد جن علاقوں میں زیادہ آئی ہے ان کو ہم مزید ان کا لاک ڈاؤن کر رہے ہیں اور وہ ایریاز ہم بند کریں گے تاکہ یہ وبا کی پھیلاؤ کو ہم روکیں۔ 2 ہفتے کا ہم نے کہا تھا انیشلی، سچویشن کی انالیسس کرنے کے بعد ہمیں تھوڑا سا ایریا بڑھانا پڑا کیونکہ SOPs کی وائلیشن ہوتی رہی اور ان ایریاز کے اندر نمبر آف کیسز جو ہیں وہ بڑھتے گئے، اس وجہ سے یہ ایریاز کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں۔ پاکستان میں کورونا سے ایک ہی روز میں مزید 60 مریض انتقال کر گئے۔ اموات کی تعداد 755 ہو گئی، 3000 سے بڑھ کر، جبکہ ایک ہی روز میں 3892 افراد میں وائرس کی تشخیص سے تعداد 1,88,926 ہو گئی۔ 3337 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 77,754 ہو گئی ہے۔ پاکستان میں کورونا نے 24 گھنٹوں میں مزید 60 مریضوں کی زندگی نگل لی۔ سندھ میں 1124، پنجاب میں 1516، خیبر پختونخوا میں 855، بلوچستان میں 106، گلگت بلتستان میں 23، آزاد کشمیر میں 23 اور اسلام آباد میں 108 مریض انتقال کر چکے۔ 24 گھنٹوں میں مزید 3892 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ پنجاب میں 69,536، سندھ میں 72,656، خیبر پختونخوا میں 23,388، بلوچستان میں 9,634، گلگت بلتستان میں 1,337، اسلام آباد میں 11,483، آزاد کشمیر میں 892 مریض ہو چکے۔ دنیا بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 4,82,000 ہو گئی ہے۔ مریضوں کی تعداد 94 لاکھ تک جا پہنچی۔ 50,70,000 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کورونا وائرس دنیا بھر میں 4,82,000 زندگیاں نگل چکا ہے۔ مریضوں کی تعداد 94 لاکھ تک جا پہنچی۔ امریکہ میں 1,23,476، برازیل میں 52,771، برطانیہ میں 42,927، اٹلی میں 34,675، اسپین میں 28,325، فرانس میں 29,720 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ کینیڈا میں 8,454، روس میں 8,513، بھارت میں 14,505، ٹرکی میں 5,000، ایران میں 9,996، افغانستان میں 639 اور سعودی عرب میں 1,346 اموات ہو چکی۔ لاک ڈاؤن سے کاروبار ہو گئے تباہ، دکاندار پریشان ہو گئے، کہتے ہیں کہ حکومت SOPs کے ساتھ فل ٹائم کاروبار کھولنے کی اجازت دے۔ جبکہ مہنگائی سے شہری بھی پریشان ہیں۔ لاہور سے شجر الدین کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ کورونا وائرس اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے کاروبار تباہ ہو گئے، بازار سنسان ہو گئے، دکاندار کاروبار نہ ہونے سے پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ شام کے ٹائم گاہک ہوتا ہے لیکن بازار بند ہو جاتے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ دوپہر 12 بجے سے رات 9 یا 10 بجے تک مارکیٹ کھولنے کا حکم دیں۔ کسٹمر شام کے ٹائم نکلتا ہے، 5-6 بجے جب کسٹمر آتا ہے تب ویسے ٹائم ختم ہو جاتا ہے، 7 بجے بازار بند ہو جاتا ہے۔ میں حکومت سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے یہ جو بازاروں کی ٹائمنگ ہے اس میں تھوڑا ریلیف دیا جائے، کیونکہ اتنی گرمی ہے، کسٹمر جو ہے وہ صبح کے ٹائم بالکل نہیں ہوتا۔ 5 دن کاروبار ہے، ہمیں جو ہے تھوڑی ریلیف چاہیے ٹائمنگ میں بھی اور کاروبار میں بھی۔ کسٹمر آئے مارکیٹ میں 2-3 گھنٹے، جس کو جو ضرورت کی چیز ہے وہ مل جائے۔ ادھر سے ہمارا کلوزنگ ٹائم ہوتا ہے، اوپر سے کسٹمر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ حکومت ہمیں کوئی ریلیف نہیں دے رہی۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ مہنگائی اس قدر زیادہ ہے کہ گھر چلانا مشکل ہو گیا ہے۔ 500 والی چیز 2,000 روپے کی ہو گئی ہے۔ مہنگائی اتنی ہے، ایک سوٹ لینا ہے، پہلے 800 کا 1000 کا سوٹ مل جاتا تھا، اب وہی سوٹ ہے 1500-1800 دکاندار مانگتا ہے۔ مہنگائی بہت زیادہ ہے بھائی، یہ سب شاپنگ کرنی بہت مشکل ہو رہی ہے۔ اس میں چاہیے بھی جیسے ہو جائے، تھوڑا سا غریبوں کا بھی حق دیکھیں۔ مہنگائی بھی تو بہت ہو گئی ہے نا، مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ جو چیز ہم 300 کی لے کے گئے ہیں وہ 400-450 کی یہ دکاندار بتا رہے ہیں۔ جس کی سیلری 12,000 ہے وہ 12,000 میں نہ پکا سکتا، نہ کھا سکتا، نہ کپڑا خرید سکتا ہے۔ اب میں نے ایک سوٹ لینا ہے 1000 کا مل نہیں رہا۔ دکاندار کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، لیکن شہری مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں۔ کیمرامین نعیم احمد کے ساتھ شجر الدین، TV ٹوڈے، لاہور۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ TV ٹوڈے خبر۔ ویلکم بیک۔ اسلام آباد سینٹ جورج مال میں غلاف کعبہ کی 10 روزہ نمائشی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کا افتتاح
वफाकी मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी ने किया। इसी हवाले से देखते हैं इस्लामाबाद से मुजम्मिल अमीन की रिपोर्ट। इस्लामाबाद सेंटोरस मॉल में गिलाफ काबा की 10 रोजा नुमाइश का इफ्तिताह वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी ने किया। इस मौका पर CEO सेंटोरस सरदार तनवीर अलियास भी मौजूद थे। वफाकी वजीर ने कहा कि ऐसी नुमाइश से अवाम न सिर्फ फ्यूज़ो बरक़ात समेटेंगे बल्कि ये रूहानी सुकून का भी बायस बनती हैं। उन्होंने कहा कि खाना काबा और सऊदी अरब के साथ अहले ईमान का रिश्ता कुव्वत ईमानी पर मुश्तमिल है। हज के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पूरी कौम अफसरदा है कि कोरोना की वजह से अहले ईमान बैतुल्लाह शरीफ की हाजिरी से महरूम रहेंगे। महदूद पैमाने पर सऊदी अरब के अंदर जो सऊदी नेशनलिटी होल्डर्स हैं और बाकी ममालिक के लोग हैं उनका एक नुमाइंदा रिप्रेजेंटेटिव हज करेंगे। अफसोस है कि इस दफा हज में अवाम की शिरकत नहीं हो पाई। जिन लोगों ने हज के लिए रकूम जमा करवाई हैं जल्द ही उनको वापस कर दी जाएंगी। सेंटोरस मॉल इंतजामिया की तरफ से गिलाफ काबा की नुमाइश का इनेकाद हर साल किया जाता है जिसमें अहले ईमान भरपूर शिरकत करते हैं। कैमरामैन मुबशर अली के साथ मुजम्मिल अमीन, TV टुडे, इस्लामाबाद सेंटोरस। CTD की डेरा गाजी खान में कार्रवाई कर अदम तंजीम का कारिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। दहशतगर्द कैसर अब्बास से बारूदी मवाद और असलहा बरामद कर लिया गया है। अहम खबर जिसके बारे में आपको बताया जा रहा है, CTD की डेरा गाजी खान में कार्रवाई की गई है। कल अदम तंजीम का कारिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। दहशतगर्द कैसर अब्बास से बारूदी मवाद और असलहा भी बरामद कर लिया गया है। CTD की डेरा गाजी खान में कार्रवाई कल अदम तंजीम का कारिंदा गिरफ्तार कर लिया। CTD की डेरा गाजी खान में कार्रवाई करते हुए कल अदम तंजीम का कारिंदा गिरफ्तार कर लिया। दहशतगर्द कैसर अब्बास से बारूदी मवाद और असलहा भी बरामद कर लिया। इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं शराज निसार। शराज, बताइएगा CTD की कार्रवाई से मुताल्लिक। जी, कैसर अब्बास नाम का ये कमांडर है कल अदम तंजीम का, इसको CTD ने मौके पर जो है वो गिरफ्तार किया है। और रहीम यार खान में जो है वो CTD की टीम ने पंजाब में जो सरबराही कर रहे थे, ये पूरे पाकिस्तान में जो है वो इसको कमांडर माना गया है कल अदम तंजीम का। और इसके 3 साथी भी जो है वो जिनकी गिरफ्तारी के लिए जो है CTD के नुमाइंदे जो वो उन्होंने 2-3 मुकामात पर जो वो छापे मारे हैं और उनकी गिरफ्तारी अभी बाकी जो साथी हैं वो भी पकड़े नहीं गए हैं। जी ठीक है शराज निसार, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मशीर पार्लिमानी अमूर बाबुर अवान का कहना है कि नवाज शरीफ को सियासत से नहीं रोका, वो अगर वापस आना चाहते हैं तो हुकूमत को कोई एतराज नहीं, हम टिकट बुक करवा कर भी देंगे। कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए बाबर अवान का कहना था कि एहसास प्रोग्राम पाकिस्तान का शफाफ तरीन प्रोग्राम है। CPEC मामले पर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एतराज हो सकता है लेकिन किसी पाकिस्तानी असम्बली को नहीं। हुकूमत मुल्क भर में सारे कारोबार खोलना चाहती है, मरी और गलियात में सयाहत खोलने को तैयार है। इस सिलसिले में SOPs पर बात की जा सकती है। नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से बाबर अवान का कहना था कि नवाज शरीफ अगर वापस आना चाहते हैं तो हुकूमत को कोई एतराज नहीं, हम टिकट बुक करा देते हैं। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज बाप बेटा प्राइवेट लिमिटेड के तर्ज पर विफाक और पंजाब में नून लीग को चला रहे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि बाप बेटा प्राइवेट लिमिटेड तासुब के बायस पंजाब की तारीखी बजट को समझने से कासिर हैं। बाप बेटा प्राइवेट लिमिटेड जान लें, सरदार उस्मान गुजार की क़यादत में कोरोना के खिलाफ फ्रंट फुट पर जंग लड़ी जा रही है। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि वफाकी हुकूमत और NDMA की मदद से पंजाब में वेंटिलेटर्स की तादाद में इजाफा किया गया। 66 नए वेंटिलेटर्स, 34 पोर्टेबल वेंटिलेटर्स और 10 एक्सरे मशीनें पंजाब सप्लाइज्ड हेल्थ केयर को मुहैया की गई हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने दावा किया है कि वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने बयान खुद नहीं दिया बल्कि उनसे दिलवाया गया। कमर जमान कायरा का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि पीपल्स पार्टी ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया जिसका मकसद खातीन को मजबूत बनाना था। लोगों ने इस प्रोग्राम की मुखालिफत की लेकिन जरदारी साहब ने कहा था कि ये बीबी का ख्वाब है, ये प्रोग्राम लाजमी शुरू होगा। BISP से 90 लाख खातीन को फायदा पहुंचा गया। नादरा की गाड़ियां देहातों में गईं और खातीन के शनाख्ती कार्ड बनाए। बेनजीर शहीद का नाम लोगों के दिलों पर लिखा है, उनको नहीं मिटाया जा सकता। पीपल्स पार्टी रहनुमा ने कहा कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को इसी नाम और इसी ख्वाब के तहत चलाया जाए। हुकूमत अगर इस प्रोग्राम का नाम तब्दील करना चाहती है तो असेंबली से करवाए। दुनिया में लोग अपने लीडरों के नाम पर इमारतों पर नाम रखते हैं लेकिन हमारे मुल्क में किसी के काम पर अपनी तख्तियां लगाई जाती हैं।
अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक का कहना है कि वजीर आजम का काबीना को 5 माह का अल्टीमेटम देना समझ से बालातर है। जो वुज़रा 22 माह में कुछ नहीं कर सके वो 5 माह में क्या करेंगे। सेनेटर सिराजुल हक जामिया बनोरिया पहुंचे, जहां उन्होंने मुफ्ती नईम के इंतकाल पर उनके अहल खाना से मुलाकात की। ताज़ियत करते हुए कहा कि मुफ्ती नईम मरहूम ने आलमी इस्लाम के लिए काबिल कदर खिदमात पेश की, जबकि उम्मत को जोड़ने और नफरतों को मिटाने के लिए आवाज़ उठाई। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कराची की सूरत हाल पर भी बात की और कहा कि 75% मुल्क के वसाइल पर ये शहर देता है, लेकिन इसके बावजूद इसके बासियों को शदीद लोड शेडिंग का सामना है। यहाँ साफ पानी नहीं, जबकि ट्रांसपोर्ट का मसला भी हल नहीं हुआ। अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड्स तक दस्तयाब नहीं है। सेनेटर सिराजुल हक का कहना था कि इमरान खान ने अपने वुज़रा को वार्निंग दी कि 5 महीने बाकी हैं। जो 22 महीने में कुछ ना कर सके तो 5 महीनों में क्या करेंगे। उन्होंने मुल्क की तरक्की सिफर कर दी। हुकूमत नाकाम हो चुकी है। ये हुकूमत भी गुज़श्ता हुकूमतों का तसलसल है। दफ्तर खारिजा की तर्जमान आयशा फारूकी ने कहा है कि भारत ने बेगुनाह लोगों को मारने के लिए दहशतगर्दों की तरबियत दी, माली और दूसरी जानिब मदद भी की। पाकिस्तान में दहशतगर्दी को हवा भी दी है। जी हाँ, तर्जुमान दफ्तर खारिजा आयशा फारूकी ने कहा कि भारत हमारे हमसाया मुल्क में तवील तनाज़े का फ़ायदा उठा रहा है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों की फहरिस्त के तहत गुज़श्ता बरस 4 भारतीय शहरियों को नामजद किया था, क्योंकि वो पाकिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों की माली, तकनीकी और मादी इमदाद की फराहमी के जरिए दहशतगर्दों को मुनज़्ज़म कर रहे थे। और अब टुडेज इंटरनेशनल। अमरीकी माहिरीन ने खबरदार किया है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन अभी तक दरियाफ्त नहीं हुई। प्लाज्मा और डेक्सामेथासोन से चंद मरीजों की सेहत बेहतर हुई है। ये वबा पर काबू पाने के लिए मौसर नहीं है। अमरीकी माहिरीन ने कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस पर खदशात का इजहार कर दिया और कहा कि कोरोना वायरस पर काबू पाने का वाहिद जरिया मास्क का इस्तेमाल है। वायरस से निपटने के लिए कोई वैक्सीन दरियाफ्त नहीं हो सकी। डेक्सामेथासोन और प्लाज्मा के जरिए कुछ मरीज सेहतयाब हुए, मगर ये कोई मौसर हल नहीं। अमरीकी माहिरीन ने दावा किया है कि कोरोना वैक्सीन की तैयारी के लिए काम तेजी से जारी है। दिसंबर या जनवरी तक वायरस की वैक्सीन तैयार कर ली जाएगी। ईरान ने अमेरिका के मुज़ाकरात की पेशकश को माज़रत से मशरूत कर दिया। ईरान ने कहा कि अमेरिका 2015 में किए जाने वाले एटमी मुआहदों की खिलाफवर्जी पर माफ़ी मांगे। ईरानी सदर हसन रूहानी ने कहा कि अमेरिका 2015 के मुआहदों की खिलाफवर्जी की मुआज़रत कर ले तो ईरान को मुज़ाकरात में कोई मसला नहीं। अमेरिकी मुआहदों की खिलाफवर्जी आलमी कवानीन की खिलाफवर्जी है। उन्होंने अमेरिका की मुज़ाकरात की पेशकश झूठ और फ्रॉड के सिवा कुछ नहीं। अमेरिका मुज़ाकरात चाहता है तो पहले अपने माजी पर मुआसरत करें। चीन ने लद्दाख में कशीदगी के जिम्मेदार भारतीय फौज को करार दे दिया है। चीनी वजारत दफा के मुताबिक चीनी फौज ने पहल नहीं की। भारतीय फौज ने सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी की। चीनी फौज ने अपनी कौमी सालमियत का दिफा किया। चीनी वजारत दिफा ने लद्दाख कशीदगी की तफसीलात बताते हुए कहा कि 16 जून को सरहद पर झड़पें भारत की वजह से हुई। भारत ने सरहदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की और चीनी अफवाज को उकसाया। भारतीय फौज ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अबूर करने की कोशिश की और अचानक चीनी फौज पर हमला कर दिया। चीनी सालमियत की खातिर भारतीय फोर्सेस को भरपूर जवाब दिया गया। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर यूरोपीय यूनियन ने अमरीकियों के यूरोप में दाखिले पर पाबंदी लगाने पर गौर शुरू कर दिया है। यूरोपीय यूनियन ने मामले का इब्तदाई मुसव्वदा तैयार कर लिया। हतमी फैसला 1 जुलाई तक मुतवक्के है। यूरोपीय यूनियन ने कोरोना वायरस के बायस अमरीकी शहरियों के यूरोप दाखिले पर पाबंदी का मुसव्वदा तैयार कर लिया। यूरोपीय यूनियन 1 जुलाई तक फैसले पर अमल दरामद से मुतल्लिक हतमी फैसला करेगा। यूरोपीय हुक्काम ने ख्याल जाहिर किया है कि अमरीका कोरोना वायरस पर काबू पाने में नाकाम रहा। मुसव्वदे के मुताबिक रूसी और ब्राजीली शहरी भी यूरोपीय ममालिक में दाखिल नहीं हो सकेंगे। और अब टुडेज स्पोर्ट्स। कौमी
कौमी क्रिकेटर मोहम्मद हफीज शशोपंच का शिकार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कराए जाने वाला कोरोना टेस्ट मस्बत आया। निजी लेबॉर्ट्री से दोबारा टेस्ट करवाया जो नेगेटिव आ गया। क्रिकेटर मोहम्मद हफीज कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कोरोना टेस्ट रिपोर्ट मस्बत आने पर तशवीश हुई और खानदान के अफराद में भी मरज का शिकार होने के खतरात लाहक हो गए। एहतियात के लिए अहले खाना के हमरा कोरोना टेस्ट एक निजी लेबॉर्ट्री से दोबारा करवाया जिसकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आ गई हैं। मोहम्मद हफीज ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए सबकी मूजी मरज से तहफ्फुज की दुआ भी की है। इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं टीवी टुडे के नुमाइंदा सनार्श। सनार्श जी बताइएगा, शशोपंच का शिकार है, ये असल बात है क्या? जी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज समेत इंग्लैंड जाने वाली पूरी टीम का पीसीबी ने कोरोना वायरस का टेस्ट करवाया। टीम में हारिस सुहेल, शादाब खान और मोहम्मद हफीज समेत 10 अफराद का कोरोना वायरस का टेस्ट मुस्बत आ गया, जिसके बाद मोहम्मद हफीज ने फौरी तौर पर अपना एक निजी लेबॉर्ट्री से दोबारा टेस्ट करवाया जो कि मनफी आया। इस हवाले से मोहम्मद हफीज ने हमें बताया कि वो मुकम्मल सेहतयाब हैं और गुज़िश्ता 4 हफ्तों से एक्सरसाइज और जॉगिंग भी कर रहे हैं। कोरोना वायरस का कोई भी सिम्टम्स इनमें मौजूद नहीं। मोहम्मद हफीज का ये भी कहना था कि पीसीबी की तरफ से करवाए गए टेस्ट से उन्हें ज़हनी अजियत दी गई। मैं अपने नाजरीन को ये भी बताती चलूँ कि इंग्लैंड पहुंचने के बाद भी क्रिकेट टीम का दोबारा कोरोना वायरस का टेस्ट करवाया जाएगा और अगर रिपोर्ट मनफी भी हुई तो प्लेयर्स को 14 दिन आइसोलेट रखने के बाद मैचेस खेलने की इजाजत दे दी जाएगी। जी सना, आपका बहुत शुक्रिया। और अब शामिल करेंगे इलाकाई खबरें। नवाबशाह के नवाही गांव का रिहायशी माजूर होने की वजह से व्हील चेयर तक महदूद हो गया है। घर में फाका कशी, बच्चे कई रोज भूखे रहने पर मजबूर हैं। नवाबशाह के नजदीकी गांव अबुल अल हसन का रिहायशी माशूक अली माजूर होने की वजह से व्हील चेयर तक महदूद है। बच्चों की रोजी रोटी भी नहीं कमा सकता। घर में फाका कशी का आलिम है। माशूक अली के बच्चे कई रोज भूखे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। माजूर माशूक अली का कहना है कि माजूरी के बायस फाकों ने घर में डेरे डाल लिए हैं। माजूर शख्स ने मुखैर हजरात से अपील की है कि मेरी मदद की जाए और मेरा इलाज करवाया जाए ताकि मैं अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी का इंतजाम कर सकूं। सजावल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी होने वाली कार बरामद करके 3 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। एसएचओ सजावल आफ्ताब जागिरानी ने 24 घंटों में चोरी होने वाली कार बरामद करके मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए हैं। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने इकरार जुर्म करते हुए बताया कि कार मुद्दई मुकदमे के ड्राइवर यासीन के घर से चोरी की गई थी। फारूखाबाद में बाअसर अफराद ने मोबाइल चोरी के शुबे में 25 साला मुलाजिम को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। फारूखाबाद थाना सदर के इलाके बाट के रिहायशी 25 साला काशिफ को बाअसर अफराद चोरी के शुबा में घर से उठाकर डेरा पर ले गए। मुलजिम शान ने साथियों की मदद से अपने मुलाजिम काशिफ पर तशद्दुद किया। काशिफ के जिस्म पर सिगरेट सुलगाने और पाँव के नाखून भी नोच डाले। मकतूल काशिफ तशद्दुद और जख्मों की ताप न लाते हुए जाँ बहक हो गया। मुतासिरा खानदान की वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने की अपील। जनाब नगर पुलिस की जुराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां। डकैती के मुकदमे में मतलूब मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। जनाब नगर पुलिस ने डकैती के मुकदमे में मतलूब कैटेगरी ए का इश्तिहारी मुजरिम गिरफ्तार कर लिया। मुजरिम इश्तिहारी के कब्जे से 50,000 नकदी और माल मसरूका भी बरामद कर लिया गया। इसके साथ ही ये बुलेटिन खत्म हुआ। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले। खबर सबसे पहले।